वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आकाश बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का था, तो उसकी पत्नी संध्या भी कम सुंदर नहीं थी। बहुत ही सुंदर जोड़ी थी दोनों की। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो दोनों ही सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे और उनका ऑफिस एक ही दिशा में था, इसलिए दोनों साथ ही आते जाते थे। संध्या का ऑफिस थोड़ा आगे था, इसलिए वो आकाश को ऑफिस में ड्रॉप करके आगे निकल जाती थी और लौटते वक्त आकाश को साथ लेते हुए घर जाती थी। आकाश अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसकी टीम में एक लड़की थी अंजलि। अपना सारा काम समय पर करना उसे बहुत पसंद था, इसलिए आकाश की टीम में वो टॉप पर थी। आकाश उसके काम पर बहुत विश्वास करता था। अंजलि भी आकाश की तरह देर तक बैठकर काम करती थी। संध्या अपनी काम खत्म करते करते 7:30 बज जाते थे। तब वो अपनी कार से आकाश के ऑफिस आती थी और आकाश का इंतजार करती थी। अक्सर शाम को आकाश और अंजलि काम खत्म करके बातें करते हुए ऑफिस से बाहर आते थे। फिर अंजलि अपनी कार लेने पार्किंग की तरफ चली जाती थी और आकाश अपनी पत्नी संध्या की तरफ आ जाता था। कार में बैठकर दोनों बातें करते हुए घर पहुंच जाते थे। आकाश और अंजलि को हर रोज साथ में देर तक खड़े रहकर बातें करता देखकर धीरे धीरे संध्या के मन में शक का बीज पैदा हो रहा था। उस बीज को अंकुरित करने के लिए उस समय के हालत खाद और पानी का काम कर रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और शक का अंकुरित होता बीज छोटे से पौधे के रूप में परिवर्तित हो रहा था। आकाश और अंजलि साथ में काम करते करते अच्छे दोस्त बन गए थे। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि कैंटीन में चाय और दोपहर को लंच भी दोनों साथ साथ करने लगे थे। आकाश उस बात से एकदम अनजान था कि संध्या इन दिनों एक अलग ही दुनिया में जी रही है और अपने मन मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा बोझ लेकर चल रही है। आकाश पर काम का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि उसे तथा उसकी टीम को शनिवार को भी ऑफिस जाना शुरू करना पड़ा। संध्या की शनिवार को छुट्टी रहती थी। घर में अकेली रहकर उसका शक और भी बढ़ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि मानो उसका पति धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है। वो उसकी तरफ जितना हाथ बढ़ा रही है, उतना ही हाथ छूटता जा रहा है। कुछ दिनों से शाम को अक्सर आकाश का फोन आ जाता था। संध्या, आज तुम सीधे घर चले जाना। ऑफिस में आज मेरा बहुत काम है, मुझे आने में देर होगी। मैं टैक्सी करके घर आ जाऊंगा। ये बात सुनकर संध्या मन ही मन गुस्से से घुट कर रह जाती थी। अभी तक संध्या शांत थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आकाश से बात बात पर झगड़ा करना शुरू हो गया। आकाश ये बात सोच भी नहीं सकता था कि संध्या शक का शिकार हो चुकी है। वो संध्या के झगड़ा करने को उसकी स्वभाव के अंदर होने वाले बदलाव का कारण ही समझता रहा। छुट्टी के दिन आकाश का ऑफिस जाना और देर से वापस आना संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं था। संध्या के बार बार मना करने, यहाँ तक कि बार बार झगड़ा करने के बावजूद भी आकाश का दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया और इस तरह आकाश संध्या की नाराजगी को अनदेखा करता रहा। इस समय तो उसे धुन लगी थी अधिक से अधिक मेहनत करके कंपनी में आगे बढ़कर और ऊंचा मुकाम हासिल करने की। अपनी इसी इच्छा की वजह से वो संध्या की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन शाम को ऑफिस से निकलने के बाद आकाश अंजलि से बातें कर रहा था और संध्या उसकी ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही थी। वो इंतजार करते हुए काफी बोर हो रही थी। तब उसने आकाश को फोन किया। आकाश ने संध्या की फोन काट दिया क्योंकि वो प्रोजेक्ट के बारे में बहुत जरूरी डिस्कशन कर रहा था।
फोन काटने पर संध्या नाराज हो गई। उसे मन कर रहा था कि वो आकाश के पास जाए और उसे एक जोर की चांटा मारे, लेकिन वो समय और हालात को देखकर चुप रही। कुछ समय के बाद जब आकाश आया तो संध्या ने चिढ़कर कहा, क्या आकाश, मेरा फोन क्यों काटा? मैं तुम्हारा यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रही थी, बोर हो रही थी, इसलिए कॉल किया था कि तुम कब आओगे, लेकिन तुमने मेरा फोन काट दिया। इसे क्या काम था तुम्हारा? कौन सी मीटिंग थी तुम्हारी जो अपनी पत्नी का कॉल तक भी उठा नहीं पाए तुम? सॉरी जान, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रही थी, इसलिए तुम्हारा फोन काट दिया था यार। क्या अब तुम भी इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होने लगे हो? अच्छा ठीक है, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ आकाश, वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ रोज रोज आती है और तुम उसके साथ खड़े होकर बहुत देर तक बातें करते रहते हो? वो अंजलि है संध्या, बहुत ही अच्छी काम करती है। वो उसके काम को लेकर बहुत सिंसियर है। कोई भी काम हो वो समय पर खत्म कर देती है। उसकी टीम में होने से मुझे भी बहुत मदद मिल जाती है। आकाश की मुंह से अंजलि की तारीफ सुनकर संध्या के मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। संध्या की मूड अच्छा करने के लिए आकाश ने कहा, संध्या, हम दोनों बहुत दिन हो गया बाहर खाना नहीं खाए हैं। चलो आज डिनर करके घर जाते हैं, क्या कहती हो? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। डिनर करते समय आकाश ने कहा, संध्या, तुम गुस्से में भी बहुत खूबसूरत लगती हो। आई लव यू। उसकी बात सुनकर संध्या मुस्कुराने लगी। इस तरह प्यार भरी बातों से आकाश ने संध्या का मूड अच्छा कर दिया। ऑफिस में आकाश और संध्या अपने काम में इतना अधिक व्यस्त रहते थे कि व्यक्तिगत बातें करने का उनके पास वक्त ही नहीं होता था। शनिवार का दिन था। आज आकाश अकेले ही अपनी कार से 9 बजे ऑफिस पहुंच गया। लगभग 11 बजने को आए, लेकिन अंजलि अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। आकाश ने भी तुरंत फोन करना उचित नहीं समझा। वो सोच रहा था कि छुट्टी का दिन है, कुछ काम आ गया होगा अंजलि को। तभी लगभग 12 बजे अंजलि ऑफिस पहुंची और बोली, आकाश, आज आने में मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं अंजलि, इट्स ओके। नहीं आकाश, तुम अच्छे हो इसलिए मेरी देर से आने का कारण नहीं पूछा, लेकिन मुझे तो बतानी है ना। दरअसल आज आते समय मेरी कार रास्ते में अचानक से बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। किसी तरह मैंने कार को एक सुरक्षित जगह पर पार्क किया और फिर टैक्सी लेकर ऑफिस आई, इसलिए मुझे आने के लिए देर हो गई। अरे अंजलि, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, इट्स ओके। और एक बात, तुमने उस वक्त मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं आ जाता ना तुम्हारा मदद के लिए। नहीं आकाश, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी काम में लग गए। काम निपटाते हुए काफी वक्त गुजर गया। शाम के 8 बज चुके थे। वो दोनों काम खत्म करके घर जाने के लिए निकल रहे थे। तभी आकाश को ध्यान आया कि आज तो अंजलि के पास कार नहीं है। उसने अंजलि से कहा, अंजलि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा कार भी उठानी होगी ना। नहीं नहीं आकाश, तुम रहने दो, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। कार मैंने सुरक्षित स्थान पर पार्क की है। कल रविवार है, मेरी पहचान का एक लड़का है, वो कार का काम करवा देगा। मैंने उसे कॉल कर दिया है, तुम चिंता मत करो। आज बहुत देर हो गया है, तुम्हें भी घर जल्दी पहुंचना होगा ना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। इतना कहकर अंजलि टैक्सी बुक करने लगी। आकाश उसके पास ही खड़ा रहा। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब टैक्सी बुक नहीं हुई तो आकाश ने कहा, अब छोड़ो अंजलि, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंजलि आकाश को इनकार नहीं कर पाई और आकाश की बात मानकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उधर संध्या का शक इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो टैक्सी से जाकर आज देखेगी कि ऑफिस में
शनिवार के दिन कौन कौन आता है और वहां से आकाश सीधे घर आता है या फिर और कहीं जाता है। जब किस्मत खराब होती है तो सारे पासे गलत ही पड़ते हैं और आज का दिन शायद कुछ ऐसा ही नजारा दिखाने वाला था। संध्या आकाश की ऑफिस से कुछ ही दूरी पर टैक्सी में बैठकर नजर रखी हुई थी। तभी बात करते हुए आकाश और अंजलि ऑफिस से बाहर आए। संध्या देख रही थी कि आकाश और अंजलि बात करते हुए गाड़ी की पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और तभी उसने देखा कि आकाश की कार में अंजलि भी बैठकर जा रही है। ये नजारे देखकर संध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने मन ही मन निर्णय ले लिया कि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आज मुझे आकाश से बात करनी ही होगी। इस मामले में देर करने का मतलब है अपनी पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। मैं किसी भी हालत में अपना घर टूटने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे आकाश से आज बात करनी ही होगी। ये सोचकर संध्या ने ड्राइवर को वापस घर चलने के लिए कहा। संध्या घर पहुंच गई और रोज की तरह ना चाहते हुए भी काम में लग गई ताकि आकाश को कुछ पता ना चल सके। संध्या मन ही मन सोच रही थी कि आज आकाश का झूठ खुल जाएगा। वो तो झूठ ही बोलेगा कि ऑफिस से सीधा घर आया है। वो मुझे ये सच कभी नहीं बताएगा कि वो अंजलि के साथ बाहर गया था। लेकिन मैं कोई कुकमंडुक नहीं हूँ जो घर की 4 दीवारी में बंद रहूं। मैं अपनी आंखें हमेशा खुली रखती हूँ और अपनी हक की रक्षा करना भी अच्छी तरह से जानती हूँ। आज आकाश को मेरी गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। उसे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा मुझे। तभी आकाश घर आता है। आकाश को देखते ही संध्या ने उसे पूछा, बहुत देर लगा दी आकाश घर आने में। टीम के साथ डिनर पर गए थे क्या? अरे नहीं संध्या, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें छोड़कर कभी बाहर खाना खाकर आया हूं क्या मैं? वो ऐसा हुआ संध्या कि आज अंजलि की कार खराब हो गई थी। वो सुबह ऑफिस बहुत देर से आई थी। उसने बताया था कि रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए वो टैक्सी में आई थी। अब तुम ही बताओ जान, ऐसे सिचुएशन में क्या मुझे उसे छोड़ने उसके घर नहीं जाना चाहिए था? उसने तो मना किया था, लेकिन टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, तो मैं उसे छोड़ने चला गया था। इसलिए घर आने में काफी देर हो गई। आई एम सॉरी, आगे से लेट नहीं होगी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम खाना लगाओ, हम साथ में डिनर करेंगे। आकाश की मुंह से सच्चाई सुनकर संध्या जितना झगड़ा करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई, अपनी भड़ास भी नहीं निकाल पाई। आकाश फ्रेश होकर आया और संध्या को गले लगाया और उसकी हाथ पकड़कर कहा, संध्या तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ऑफिस में बहुत काम बढ़ गया है। देखो, यदि आगे बढ़ना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तुम चाहती हो ना कि मुझे प्रमोशन मिले और मैं तेजी से आगे भी बढ़ूं, तो फिर नाराज मत हुआ करो संध्या। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? नारी का मन बहुत कोमल होता है। आकाश की प्यार भरी बातों से संध्या का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन शक का जो पौधा उसने लगा रखा था वो मुरझाया नहीं था। उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किए और ढेर सारे बातें किए। आज सोमवार का दिन था। ऑफिस आते ही अंजलि ने आकाश से कहा, आकाश, कल मेरा जन्मदिन है। मैं होटल ग्रीन पार्क में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम आओगे ना? हाँ हाँ अंजलि, मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर आकाश फिर से काम में व्यस्त हो गया। शाम को घर पहुंचकर आकाश ने संध्या को बोला, संध्या, मैं आज बहुत थक गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक कप कड़क वाली चाय बना के ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। तुम्हारे हाथ से चाय पीकर पूरी थकान ही मिट गई है। अच्छा संध्या, तुम्हें एक बात कहनी थी। कल अंजलि की बर्थडे है। उसने मुझे कल उसकी पार्टी में बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, उसने कहाँ पार्टी रखा है और कितने लोग आएंगे उसकी पार्टी में? अरे संध्या, पार्टी होटल ग्रीन पार्क में है।
और कितने लोग आएंगे ये तो मैंने उसे पूछा नहीं। ठीक है, तुम पार्टी में चले जाना, लेकिन पार्टी से जल्दी वापस आ जाना। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं पार्टी खत्म होते ही घर वापस आ जाऊंगा। और एक बात संध्या, तुम कल सुबह मेरा ब्लू कलर का सूट निकाल देना। शाम को ऑफिस से ही पार्टी में चला जाऊंगा, समय बचेगा। और हाँ यार, परफ्यूम की बोतल भी रख देना बैग में, याद करके, जरूरत पड़ेगी। परफ्यूम बोतल का सुनते ही फिर संध्या का माथा ठनका। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसके मन में उठा हुआ शक का तूफान बार बार उसे अपनी बाहों में जकड़ता ही जा रहा था। अगले दिन सुबह आकाश ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ और संध्या से बोला, संध्या, तुमने मेरे ब्लू कलर के सूट और परफ्यूम बोतल बैग में रख दिया है ना? हाँ, रख दिया है। गुड। मुझे आने में शायद थोड़ी सी लेट हो सकता है। तुम मेरा इंतजार मत करना, डिनर कर लेना। मैं पार्टी में खा कर आऊंगा। तुम भी चल रही हो ना ऑफिस? नहीं, आज मैं घर से ही काम कर लूंगी। तुम कार ले जाओ। अच्छा ठीक है, बाय। इतना कहकर आकाश ऑफिस चला जाता है और शाम होते ही आकाश ऑफिस से ही तैयार होकर ग्रीन पार्क होटल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में रुककर वो अंजलि के लिए एक गिफ्ट खरीदता है। होटल पहुंचकर जैसे ही वो अंदर जाता है, सामने से लाल रंग का ड्रेस पहनकर अंजलि आ रही थी। आकाश ने अंजलि की हाथ में गिफ्ट देकर कहा, हैप्पी बर्थडे अंजलि। क्या बात है, आज तुम इस लाल कलर की ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। अच्छा, इसका मतलब मैं किसी और ड्रेस में सुंदर नहीं लगती? अरे नहीं अंजलि, तुम तो हर कलर की ड्रेस में अच्छी लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। तारीफ के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलो अंदर चलते हैं। ऐसे कहकर अंजलि आकाश को अपने साथ टेबल की ओर ले गई जो उसने बुक कर रखा था। आकाश ने जैसा सोचा था वहां वैसे कुछ भी नहीं था। कुछ लोग वहां डिनर कर रहे थे। उन्हें देखकर आकाश का यह समझ लेना स्वाभाविक ही था कि वे इस पार्टी का हिस्सा नहीं है। बाकी सब कुछ शांत था। हल्का संगीत चल रहा था। अंजलि बहुत खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन उसकी चेहरे पर उदासी छा रही थी। वो ताजगी जो हर रोज देखने को मिलती है, आज वो कहीं खो गई थी। आकाश हैरान था कि आखिर बात क्या है। उसने अंजलि से पूछा, अंजलि, अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं सोच रहा था शायद मैं ही पार्टी में सबसे आखिर में पहुंचूंगा। आकाश की इस बात को अंजलि ने हंसकर टाल दिया। काफी समय बीतता जा रहा था। अंजलि थोड़ी थोड़ी देर में बाहर दरवाजे की तरफ जा रही थी और बार बार किसी को फोन लगा रही थी। अंजलि की इस बेचैनी को समझते हुए आकाश ने पूछा, अंजलि, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? काफी वक्त हो गया है। तुम मुझे परेशान सी लग रही हो। अगर तुम ठीक समझो तो मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात आगे बढ़ रही थी। उधर संध्या की बेचैनी का कोई पार ही नहीं था। ईर्ष्या और शक के बीच वो पूरी तरह से धीर चुकी थी। शायद वो होश में ही नहीं थी, इसलिए वो टैक्सी पकड़कर फिर से आकाश की जासूसी करने निकल पड़ी। कुछ समय के बाद वो होटल ग्रीन पार्क की बाहर पहुंच गई। टैक्सी से बाहर आकर वो सोची, क्या करूं? अंदर जाऊं या नहीं? या तो फिर यहाँ इंतजार करके पता लगाऊं कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं नहीं, यहाँ इंतजार करूंगी तो अंदर क्या हो रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे अंदर जाना ही होगा। ऐसे सोचकर संध्या 2 कदम आगे बढ़ी। तब उसकी मन से एक आवाज आई, ये तू क्या कर रही है संध्या? इतनी रात को क्या सबके सामने तमाशा करने जा रही है? अगर तुमने ऐसा किया तो आकाश के साथ साथ तुम्हारी भी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे विचार आते ही उसकी कदम फिर से पीछे मुड़ गई। वो वहां होटल की गार्डन में बैठकर आकाश और अंजलि की इंतजार करती रही।
इधर आकाश के बार बार पूछने पर भी अंजलि ने आकाश को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप केक काटने के लिए चाकू उठाकर कहने लगी, चलो आकाश, मैं अभी केक काट लेती हूँ। शायद पार्टी में कोई भी नहीं आएगा। आकाश भी कुछ और नहीं पूछ पाया। उसके बाद अंजलि केक काटने लगी। दोनों ने केक और डिनर करके बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही आकाश ने फिर से अंजलि को पूछा, अंजलि, कुछ भी अगर परेशानी हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। लेकिन अंजलि चुप रही। अंजलि को चुप देखकर आकाश ने कहा, अच्छा अंजलि, मैं अब चलता हूँ। संध्या ये सब देख रही थी। आकाश की घर जाने की बात सुनकर वो जल्दी से टैक्सी बुक की और आकाश घर पहुंचने से पहले वो घर पहुंच गई। आकाश की आते ही संध्या ने पूछा, कैसी थी पार्टी आकाश? बहुत लोग आए थे क्या? हाँ, बहुत अच्छी थी पार्टी। काफी लोग भी आए थे। संध्या, मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। फ्रेश होकर वो बिस्तर पर लेट गया। संध्या भी पास आकर लेट गई। लेकिन दोनों के दिलों के अंदर कुछ चल रहा था। संध्या सोच रही थी कि सिर्फ आकाश और अंजलि दो ही लोग पार्टी में क्यों थे? वो दोनों अकेले वहां क्या कर रहे थे? मैंने तो दोनों को ही आते हुए देखा था। फिर आकाश ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आकाश सोच रहा था। अंजलि मुझसे क्या छुपा रही थी? कुछ तो है, लेकिन क्या? सोचते सोचते दोनों कब सो गए पता नहीं चला। सुबह उठकर रोज की तरह दोनों अपने अपने काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल गए। सुबह से संध्या आकाश से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, जिसे आकाश महसूस कर रहा था। क्या हुआ संध्या? क्यों मुझसे नाराज हो? आज तुम मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। क्या तुम खुद नहीं जानते कि मैं क्यों नाराज हूँ? मैं सब समझ रही हूँ क्या चल रहा है ऑफिस में, और अब तो तुम झूठ भी बोलने लगे हो मुझसे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहनी चाहती हो संध्या? साफ साफ कहो। दोनों का झगड़ा चल ही रहा था कि तब आकाश का ऑफिस आ गया। संध्या, जो भी है रात को बात करते हैं। तुम तब तक अपना दिमाग थोड़ा ठंडा कर लो। ऑफिस पहुंचकर आकाश काम शुरू करे उससे पहले ही उसने अंजलि से बात करना जरूरी समझा। लेकिन अंजलि को ऑफिस में ना देखकर आकाश ने उसे फोन लगाया। अंजलि, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आकाश। अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? तबीयत ठीक नहीं है, शायद कल आ पाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर आकाश फोन काट दिया। उसके अगले दिन आकाश ऑफिस पहुंचते ही अंजलि को वहां देखकर उसने कहा, अंजलि चलो कैंटीन चलते हैं। वहां चलकर चाय पीने के बाद ही काम शुरू करेंगे। कैंटीन जाने के बहाने आकाश वहां जाकर अंजलि के दिल की बात जानना चाहता था। अंजलि, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, तुम खुश नहीं हो, लेकिन क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ। इस तरह उदास रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है और साथ में काम के ऊपर भी असर हो सकता है, जो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। ठीक है आकाश, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मेरी जन्मदिन पर जो नहीं आया वो मेरा बॉयफ्रेंड राहुल है। मैं उस दिन बार बार उससे ही फोन कर रही थी। मैं उससे तुमसे मिलवाना चाहती थी, इसलिए उस पार्टी में सिर्फ हम 3 ही लोग रहने वाले थे, लेकिन वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया अंजलि? उसके बाद तुम्हारी उससे बात हुई या नहीं? नहीं आकाश, अब वो मेरा फोन ही नहीं उठाता। उठाएगा भी कैसे? उसने फोन बंद करके रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है। शायद उसे अब इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना है। अंजलि, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें इस तरह से धोखा दे सकता है? बहुत अच्छा इंसान समझकर ही मैंने उससे प्यार किया था आकाश, लेकिन अब लगता है शायद मैं ही गलत थी। लेकिन अंजलि, बिना किसी शिकायत के और बिना कुछ बोले वो ऐसा क्यों करेगा? अगर उसे रिश्ता तोड़ना होता तो वो तुम्हें कुछ बोलकर ये रिश्ता तोड़ता ना। पता नहीं आकाश, शायद। बोला ना अंजलि, शायद बोलकर चुप क्यों हो गई? आकाश, हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे जो शायद शादी से पहले नहीं होना चाहिए था।
मुझे लगता है उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया, इसलिए उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अरे अंजलि, तुम इस तरह से रो मत। तुम एक काम करो, आज तुम घर चली जाओ, मैं काम संभाल लूंगा। तुम घर जाकर थोड़ा आराम करो। इस बारे में हम बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। नहीं आकाश, मैं ठीक हूँ। चलो अब ऑफिस चलते हैं, बहुत सारे काम भी है ना। उसके बाद दोनों ऑफिस में काम शुरू कर देते हैं। शाम तक दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। काम खत्म होने के बाद दोनों घर जाने के लिए बाहर आए और बात करने लगे। संध्या कार लेकर ऑफिस के बाहर आकाश का इंतजार कर रही थी। तभी उसने दोनों को साथ खड़ा हुआ देखा। वो दूर से देख रही थी। आकाश ने अंजलि की हाथ पकड़कर कुछ बोल रहा था, लेकिन वो क्या कह रहा था ये संध्या नहीं जानती थी। लेकिन ये सब देखकर संध्या गुस्से से कार स्टार्ट करके वहां से चली गई। आकाश ने संध्या को जाते हुए नहीं देखा। संध्या मन ही मन सोच रही थी, अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मैं आकाश के साथ नहीं रह सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। आकाश, मेरी बात सुबह पूरी नहीं हुई थी। मुझे तुमसे और भी कुछ बताना है। हाँ बताओ ना अंजलि, क्या बात है? आकाश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आकाश, अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। किसी और को इस बारे में बता भी नहीं सकती। डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अब क्या करूँ आकाश? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? अंजलि, तुम अपना रोना बंद करो। अब तुम घर जाओ। हम कल इस बारे में अच्छी तरह से सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा। तभी अंजलि की फोन बजी। नया नंबर था, लेकिन अंजलि ने उठा लिया। उस तरफ से जो आवाज आई, काफी दर्द भरी आवाज थी। हेलो अंजलि। अपना नाम सुनते ही उस आवाज को अंजलि ने पहचान लिया। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आवाज दर्द से भरी क्यों लग रही है? अंजलि ने एक साथ कई प्रश्न कर डाले। अंजलि, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। उस दिन होटल आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं गिरा, उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। मैं कैसा हॉस्पिटल पहुंचा मुझे कुछ पता नहीं है। गिरने की वजह से मेरा मोबाइल भी टूट गया। उस दिन से मैं बेहोश था अंजलि। आज ही मुझे होश आया है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ अंजलि, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। हाँ राहुल, मैं अभी आती हूँ। अंजलि ने तुरंत ही फोन काटा और आकाश से बोली, आकाश, राहुल सिटी हॉस्पिटल में है। उसका एक्सीडेंट हुआ है। मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ चलो अंजलि, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि कार चलाने की हालत में नहीं थी, इसलिए आकाश उसके साथ कार चलाकर उसे हॉस्पिटल ले गया। आकाश संध्या को कॉल करके कहा, संध्या तुम घर चली जाना, मुझे घर आने में लेट हो जाएगा। संध्या ने घर पहुंचते ही अपना बैग उठाया और कपड़े उसमें भर्ती करना शुरू किया। उसने एक चिट्ठी लिखकर टेबल के ऊपर रख दिया, जिसमें लिखा था, आकाश, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। तुम जब चाहो अंजलि से शादी कर सकते हो। तलाक के पेपर्स भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तुम इतना नीचे गिर सकते हो आकाश, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मुझे जो दर्द दिया है, अब वो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। तुम्हारी इस बेवफाई के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। उसके बाद वो सोच रही थी कि आकाश के घर आने के बाद आखिरी बार उससे मिलकर हमेशा के लिए चली जाएगी। उधर हॉस्पिटल में पहुंचकर अंजलि राहुल को देखते ही उससे लिपटकर रोने लगी। राहुल, क्या हो गया? इतने दिनों से तुम यहाँ थे। मैंने तुम्हें कितने फोन किए। राहुल, मैं बहुत डर गई थी।
मुझे लग रहा था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसी हो गई अंजलि? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं था? अंजलि, मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया? मुझे गिरने के बाद से कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने यहाँ मेरा काफी अच्छी तरह से इलाज किए। आज ही सुबह मुझे होश आया। मेरे पास मेरा फोन नहीं था, इसलिए मैंने नर्स मैडम से फोन लेकर तुम्हें कॉल किया। मैंने माँ को भी बेंगलोर फोन किया, लेकिन उनको मेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि माँ बहुत डर जाएगी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मोबाइल मेरा खो गया है और ऑफिस में मेरा बहुत काम था, इसलिए फोन नहीं कर पाया। उन दोनों की बात चल रही थी, इसलिए आकाश रूम से बाहर चला आता है। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझसे गलती हो गई। मेरी बार बार फोन करने के बाद भी तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मेरा मन में बार बार ऐसा ख्याल आ रहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए तुम मुझे माफ कर दो राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अंजलि, इट्स ओके। बात करते करते अंजलि को आकाश की याद आई। अरे आकाश कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ पर था। मैं बाहर देखकर आती हूँ राहुल। आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना, मैं तुम्हें राहुल से मिलवाती हूँ। उसके बाद आकाश अंजलि के साथ रूम के अंदर जाता है। राहुल, इनसे मिलो। ये आकाश है, मेरे बॉस। लेकिन ये मेरे बॉस कम और दोस्त ज्यादा है। इन दिनों इन्होंने ही मेरी बहुत मदद किए हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। राहुल, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अंजलि, मैं अब आता हूँ। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। बाय राहुल, अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर आकाश वहां से चला जाता है। आकाश के जाने के बाद अंजलि राहुल के पास ही रुक गई, लेकिन अभी उसने राहुल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी बताना उचित नहीं समझा। पहले राहुल को पूरी तरह से ठीक होने दो, फिर मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसको बताऊंगी। अब बताऊंगी तो वो स्ट्रेस में आ सकता है, इसलिए अच्छा होगा इस बारे में मैं उससे बाद में बताऊं। आकाश जब घर पहुंचा तो संध्या तब अंदर के कमरे में तैयार हो रही थी। उसे देखते ही आकाश ने कहा, अरे वाह, क्या बात है, इस समय तैयार हो रहे हो? कहीं बाहर चलने का प्लान है क्या? हाँ आकाश, बहुत बड़ा प्लान किया है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। फ्रेश होकर आकाश हॉल में आते ही उसकी नजर टेबल पर रखे हुए कागज पर पड़ता है। आकाश ने पास जाकर उस कागज को उठाया और पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसके होश ही उड़ गए। उसने चुपचाप से उसे वैसे ही रख दिया जैसे संध्या ने रखा था। वो सोचने लगा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलतफहमी की शिकार हो रही है संध्या। उसने केवल शक के आधार पर इतना बड़ा गलत फैसला करने जा रही थी। अब मुझे पता चला कि पिछले कई दिनों से संध्या की बिहेवियर इतना बदला हुआ क्यों है। वो गुस्से में इतनी चिड़चिड़ क्यों हो रही थी? आकाश अपनी पत्नी संध्या से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि सब गलतफहमियां दूर हो जाने के बाद संध्या को किसी तरह की शर्मिंदगी हो। इसलिए उसने उस चिट्ठी को वैसे ही छोड़ दिया, मानो उसने पढ़ा ही ना हो। उसके बाद आकाश कमरे में गया और बैग की तरफ ध्यान ना देते हुए उसने संध्या को खींचकर अपनी गले लगा लिया और उसकी गाल में एक किस देते हुए कहा, संध्या, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें पता है, कल मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। ऐसा सरप्राइज जो तुम्हारे लिए बहुत ही खास होगा। तुम बहुत खुश हो जाओगी संध्या। संध्या ने अपने आप को आकाश से दूर किया, लेकिन सरप्राइज क्या है वो जानना चाह रही थी। उसने अपने ऊपर काबू करते हुए उस समय अपने गुस्से को जलाकर भस्म करना ही ठीक समझा और पूछने लगी, क्या सरप्राइज है आकाश? अभी बता दो ना। अभी नहीं संध्या, कल दिखाऊंगा। अभी वो यहाँ है ही नहीं। तुम जरा कल तक सब्र तो करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अरे ये क्या, ये बैग्स क्यों निकाला ऊपर से? सफाई कर रही थी या कुछ ढूंढ रही थी? आकाश सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा।
संध्या ने उसके बात को अनसुना कर दिया। दूसरे दिन ऑफिस के लिए दोनों साथ में निकल गए। शाम को ऑफिस से लौटते समय आकाश ने संध्या को कहा, संध्या चलो तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। कहाँ जाना है आकाश? अरे संध्या पूछो मत, सिर्फ देखो। और हाँ, गाड़ी आगे सिटी मॉल के सामने पार्क कर देना। मुझे कुछ खरीदना है, उसके बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा। उसके बाद आकाश मॉल से एक फूलों का गुलदस्ता और कुछ फल खरीदता है। आकाश, ये सब किसके लिए है? कुछ बताओगे? बस अब 10 मिनट संध्या, तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा और ये सब किसके लिए है वो भी पता चल जाएगा। कुछ समय में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल को देखकर संध्या ने पूछा, कौन यहाँ एडमिट है आकाश? और तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? जल्दी बताओ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। जो भी यहाँ एडमिट है वो धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। तुम अंदर चलो, तो मुझसे मिलकर खुश हो जाओगी। दोनों ऊपर राहुल की कमरे में पहुँचे। वहाँ अंजलि को देखकर संध्या हैरान हो गई। आकाश और संध्या को देखते ही अंजलि दोनों को अंदर बुलाई। आकाश ने फिर संध्या से पहली बार अंजलि का परिचय करवाया। संध्या, ये अंजलि है, मेरे टीम की सबसे मेहनती और होनहार लड़की। और ये है राहुल, अंजलि की बॉयफ्रेंड। उसके बाद आकाश ने संध्या को जन्मदिन से लेकर अब तक की पूरी घटना बताया। आकाश से सारी बातें सुनकर संध्या मन ही मन बहुत खुश हो गई। आज वो इतनी खुश थी जितनी शायद वो अपने जीवन में कभी नहीं रही होगी। लेकिन अब उसके मन में उस चिट्ठी को लेकर शर्मिंदगी हो रही थी। अगर आकाश ने उस चिट्ठी को पढ़ लिया तो वो क्या सोचेगा? कहाँ खो गई संध्या? अब सब कुछ ठीक है ना संध्या? अब तक तो अंजलि ने राहुल को गुड न्यूज भी सुना दी होगी। गुड न्यूज? कौन सी गुड न्यूज आकाश जी? प्रमोशन हुआ है क्या मेरे अंजलि का? आकाश सकपका गया। उसे लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तभी अचानक अंजलि बाथरूम की तरफ भागी। शायद उसका जी घबरा रहा था। बाथरूम में जाकर उसे उल्टी हुई, जिसकी आवाज बाहर के रूम तक आ रही थी। अंजलि कमरे में आते ही राहुल प्यार से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं, शायद कुछ खाने में गड़बड़ी हो गई होगी। ऐसा कहकर अंजलि ने बात को टाल दिया, लेकिन राहुल सब समझ चुका था। इतने दिन तक अंजलि कितनी मानसिक परेशानी में गुजरी होगी। बस अब उसे और मानसिक तनाव में नहीं रहने दूंगा। कुछ सोचकर राहुल ने अंजलि को कहा, अंजलि, रिसेप्शन में जाकर हम सबके लिए चाय का ऑर्डर दे आओ ना। जाने की क्या जरूरत है, मैं फोन कर देती हूँ ना राहुल। अरे नहीं अंजलि, तुम खुद जाकर कह दोगी तो फटाफट चाय आ जाएगी, वरना बहुत समय लगाते हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। रुको अंजलि, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों जाएंगे तो जल्दी से चाय लेकर आ जाएंगे। दोनों जाते ही राहुल ने आकाश से कहा, आकाश प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? हाँ बोलो ना राहुल, क्या काम है? आकाश, तुम तो जानते हो जो अंजलि मुझसे छुपा रही है। मेरी तबीयत की वजह से शायद मुझे बताने से डर रही है, लेकिन मैं सब समझ चुका हूँ। उसे अब कोई मानसिक तकलीफ ना हो, इसलिए मैं एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ। 2-3 दिन में मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उस दिन अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम वो सब की अरेंजमेंट कर दोगे? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं अरेंज कर दूंगा। ये बात अंजलि को पता चलेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अरे नहीं आकाश, अंजलि को अभी कुछ मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। तब तक अंजलि और संध्या चाय लेकर आ जाते हैं। सबने चाय पिए। उसके बाद आकाश और संध्या वहाँ से चले आते हैं। कार में बैठकर आकाश ने संध्या से कहा, संध्या कैसे लगा मेरा सरप्राइज? संध्या कुछ जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के वो मोती थे जो बड़ी से बड़ी भूल को भी धोकर साफ कर देते हैं, उसे माफ कर देते हैं। संध्या जल्द से जल्द घर पहुंचकर वो चिट्ठी आकाश के देखने से पहले फाड़कर फेंक देना चाहती थी। अगर आकाश तलाक के बारे में पढ़ लिया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, और वो
खुद भी कितना दुखी हो जाएगा। कितना प्यार करता है वो मुझे, और मैं उस पर विश्वास तक ना कर पाई। उसके ऐसे सोचते सोचते वो दोनों घर पहुंच गए। घर में घुसते ही संध्या ने अपना पर्स उस चिट्ठी के ऊपर रख दिया ताकि आकाश ना देख पाए। आकाश जानबूझकर जल्दी से अंदर के कमरे में चला जाता है ताकि संध्या को अवसर मिल जाए जो वो चाह रही थी। आकाश के अंदर जाते ही संध्या ने वो चिट्ठी फाड़ कर फेंक देती है। उसके बाद वो आकाश के पास जाकर उसे गले लगा देती है। आकाश, मुझे माफ कर दो। पिछले कई दिनों से मैं तुम पर खामोखा गुस्सा कर रही थी तुम घर लेट आने पर, लेकिन अब मैं तुम पर गुस्सा कभी नहीं करूंगी। मुझे तुम माफ कर दो प्लीज। संध्या की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा देता है और फिर दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खो जाते हैं। उसके 3 दिन के बाद राहुल पूरी तरह से ठीक होकर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। अंजलि, तुम संध्या के साथ घर चली जाओ। मैं हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करके राहुल को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है आकाश। राहुल, तुम्हारे कहने के हिसाब से सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, सिर्फ तुम दोनों की शादी करना बाकी है। थैंक यू आकाश, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है राहुल, हमें जल्दी से तैयार होकर मंडप पहुंचना है। मैंने संध्या को बोल दी है, वो अंजलि को भी तैयार करके मंडप ले आएगी। अब चलो जल्दी से चलते हैं। अंजलि, आज आकाश ने राहुल की ठीक होने पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। शाम को हम चारों सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसलिए तुम ये लहंगा पहन लेना और अच्छी तरह से रेडी हो जाना। आकाश राहुल के साथ पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाएगा और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है संध्या। शाम को सब तैयार होकर मंडप पहुँचते हैं। मंडप की सजावट को देखकर अंजलि संध्या से पूछती है, संध्या, आज लगता है कि यहाँ किसी की शादी है। तभी आकाश और राहुल वहाँ पहुँचते हैं। सही कहा अंजलि, आज यहाँ किसी की शादी होने वाली है, तुम्हारा और राहुल का शादी। ये बात सुनकर अंजलि हैरान हो जाती है। शादी? मेरी और राहुल की शादी? हाँ अंजलि, हमारी शादी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं नहीं चाहता है कि इस समय तुम एक पल के लिए भी मानसिक तनाव में रहो, इसलिए मैं आज ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राहुल की मुंह से ये बात सुनकर अंजलि की आंखें भर आई। उसने राहुल को अपनी गले लगा ली। उसके बाद दोनों की शादी हो गई। चारों मिलकर साथ में एक फोटो खिंचवाएं। सभी ने एक दूसरे के लिए खुशी के रास्ते खोज निकाले। संध्या ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसकी चिट्ठी आकाश पढ़ नहीं पाया। आकाश ये सोचकर खुश था कि संध्या अब पहले की तरह खुश है। राहुल भी खुश था कि अंजलि उसकी जीवन संगिनी बन गई और इतना बड़ा सरप्राइज पाकर अंजलि की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। इसी को तो जीवन साथी कहते हैं, जो एक दूसरे को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। गलतफहमी का पौधा अगर पनप रहा हो तो उसे मिलकर वहीं नष्ट कर देना ही सफल दाम्पत्य जीवन की पूंजी है, जिसे हर पति पत्नी को अपनाना चाहिए। रोहित बाबा, आप आ गए? रामू काका, माँ सो गई? हाँ बेटा, मालकिन ने आपको बहुत देर तक इंतजार किए। जब आप नहीं आए तो वो सोने के लिए चले गए। चलो अच्छा हुआ, आज माँ की डांट सुनना नहीं पड़ेगा। रामू काका, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप कार पार्क कर दीजिएगा। ठीक है, आप जाइए। रोहित, माँ, तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? देर रात तक तू कहाँ था? माँ, अपने दोस्तों के साथ था ना माँ। दोस्तों के साथ था या लड़कियों के साथ था तू? क्यों माँ, लड़कियाँ क्या दोस्त नहीं हो सकती? नहीं, लड़कियाँ सिर्फ लड़कियाँ होती है और मुझे तेरा इस तरह आधी रात तक लड़कियों के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है।
ओके माँ, आगे से ख्याल रखूंगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। तू शराब पिया है? छी रोहित, तेरे पापा ने ही तुझे बिगाड़ कर रखा है। मेरी नींद बिगाड़ कर खुद कमरे में कंबल उड़ाकर सोए हैं। खबर लेती हूँ मैं आज उनकी। साधना, क्या हुआ? आप यहाँ चैन से सोए हैं और आपका बेटा वहाँ शराब पीकर घर आया है। ओहो, इतनी सी बात को लेकर मुझे नींद से उठा लिया। पानी पीकर बोर हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सा शराब पी लिया होगा। उसमें कौन सा कयामत आ गया यार। बाप होकर बेटे को कंट्रोल में नहीं रख सकते? हर रोज आधी रात को आता है वो। कम से कम आधी रात को आता तो है। दूसरों के बच्चे तो सुबह तक भी नहीं आते, मालूम है तुमको? इकलौता बेटा हाथ से निकल जाएगा तो सर पीटते रह जाओगे। अब उठिए आप यहाँ से। उठकर क्या करूं? डांटिए उसे। लेकिन क्यों डांटू यार? अच्छा खासा मेरा बिजनेस संभाल रहा है, मेरा आधा कारोबार उसके हाथ में है। उसकी उम्र है घूमने की, उसे घूमने दो। और मेरे उम्र है सोने की, तो मुझे सोने दो और खुद सो जाओ। अरे आप फिर से सो गए? मैं तुम्हें भी तो कह रहा हूँ कि तुम भी जाके सो जाओ। छोड़ो जी, मैं अब इस लड़के की बर्बादी और नहीं देख सकती। उसको देखकर उसकी छोटी बहन भी बिगड़ती जा रही है। अरे साधना, तुम उस छोटी बच्ची को क्यों बीच में ला रहे हो? वो मासूम तो सो रही होगी। मासूम सो नहीं रही है पापा, मासूम जाग रही है। जाओ अपने भाई को बुला कर लेकर आओ, आज फैसला होकर रहेगा। लेकिन भैया तो सो गए पापा। सो गया? अरे तकदीर अच्छी है उसकी। अगर जाग रहा होता ना तो मैं उसकी हालत क्या कर दिया होता। अब कर चुके उसकी हालत। आपसे कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। ऐसे क्या करोगी तुम? शादी करा दूंगी उसकी। शादी होगी तो ही वो सुधरेगा। और एक लड़की है मेरी नजर में। कौन है वो लड़की? आपकी दोस्त है ना, मिस्टर कपाड़िया। उनकी एक लौती बेटी प्रिया। भाई साहब, हमें प्रिया बहुत पसंद है। हम हमारे बेटे रोहित का रिश्ता आपकी बेटी प्रिया से करवाना चाहते हैं, अगर आपका कोई इतराज ना हो तो। इसमें इतराज कैसी है भाभी जी? हमें रोहित बहुत पसंद है, लेकिन आप एक बार प्रिया से मिल तो लीजिए। हमने प्रिया की तस्वीर देखी है। जब वो पढ़ाई खत्म करके मुंबई वापस आ जाएगी तब उसे देख भी लेंगे। और रोहित, वो प्रिया से शादी करने के लिए मान जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेगा। मैं उसे मनाऊंगी। मैं अगले बार जब आपके घर आऊंगी तो खुशखबर लेकर साथ में आऊंगी। आप भी एक बार प्रिया से शादी के बारे में बात कर लीजिएगा। मैं अब आती हूँ। रोहित, जरा यहाँ तो आना बेटा। क्या हुआ माँ? ये तस्वीर देख बेटा, इस लड़की का नाम प्रिया है। ये कपाड़िया अंकल की इकलौती बेटी है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मैं तेरी शादी प्रिया के साथ करवाना चाहती हूँ। माँ, आपको मैं कितने बार कहूँ कि मुझे शादी अभी नहीं करनी है। मैं बाद में अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे अभी बोल, वरना तुझे प्रिया से ही शादी करनी पड़ेगी। माँ, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुनना है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रोहित, सुन तो बेटा। ठीक है बच्चू, अभी तो तू ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूँ। हार नहीं मानूंगी। रात को जब तू घर आएगा तब मैं तुझे शादी के लिए मना ही लूंगी। माँ, तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो ना। आज मैं घर जल्दी आ गया। चलो सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम सब खाओ। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, तुम जाकर पूछ लो। माँ, क्या हुआ है? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तू शादी के लिए हाँ कर दे, फिर मैं खाना खा लूंगी। माँ, ये तो ब्लैकमेलिंग है। तू जो चाहे समझ ले। पापा, आप माँ को समझाइए ना। क्या समझाऊं मैं साधना को कि तेरे शादी ना होए? क्या तू मुझे मेरे घर से ही निकालना चाहता है? तुझे अपने जवानी पर तो रहम नहीं आता, कम से कम मेरे बुढ़ापा पर तो रहम कर। मैं तेरे माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पापा प्लीज, आप तो ऐसे बात मत कीजिए। बेटा, बात तेरी माँ को मनाने की नहीं, इस घर की खुशियाँ की है। और इस घर में खुशियाँ तभी आएगी जब इस घर में बहू आएगी। हमारी गोद में तेरे बच्चे खेलेंगे, हम दादा दादी बन जाएंगे। हमारी ये आखिर ख्वाहिश पूरा कर दे बेटा। मान जाना बेटा, हम तेरे घर बसता हुआ दिखना चाहते हैं। ओके माँ पापा, आप जैसे कहोगे ऐसा ही होगा। उसके अगले दिन आलोक और साधना मिस्टर कपाड़िया के घर जाते हैं।
बहन जी, रोहित ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया। अब तो प्रिया को दिल्ली से बुलाइए। हाँ हाँ बहन जी, उसकी एग्जाम इस मंथ एंड में खत्म हो रही है, उसके बाद वो यहाँ आ जाएगी। अब तो गले लग जा मेरे दोस्त, अब तो हम दोस्त से समधी बनने वाले हैं। उसके बाद दोनों दोस्त गले लगते हैं। सुनिए जी, मेरे साथ चलिए मंदिर में, माथा टेकने जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। हमने जिस तरह की लड़का प्रिया के लिए ढूंढ रहे थे, आपने ऐसे ही लड़का प्रिया को देने जा रहे हैं। हम आपके उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे भगवान। भगवान, एक कृपा और कर दो। रोहित से शादी करने के बाद हमारी प्रिया सुधर जाए, उसका रात रात भर बाहर घूमना बंद हो जाए, पार्टी साटी और क्लब में आना जाना बंद हो जाए, रोज रोज नए नए दोस्त बनाना भी बंद हो जाए। बस इतनी ही चाहते हैं हम, बस इतनी सी कृपा कर दो भगवान। कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। सुन प्रिया, तुझे एक खुशखबर देने के लिए मैंने फोन किया था। क्या आपने फिर से कोई लड़का मेरे लिए देख लिया है और वो एकदम मेरे लायक है? हाँ बेटा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे पसंद ना आए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन प्रिया, तुझे ये सब कैसे पता? मुझे सब पता है माँ। आपने मेरे लिए एक लड़का देखा है, लेकिन मैंने अपने लिए बहुत सारे लड़के देखे हैं और मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, और मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, वो भी अपनी टाइम पर। सुन प्रिया, तेरी शादी के लिए राइट टाइम आ गया है। अगर तू मेरी बात नहीं मानी ना, तो तू अपनी माँ की असली चेहरा देखेगी, बोल देती हूँ मैं आज। ये माँ भी ना हमेशा इमोशनल करती रहती है। एक्सक्यूज मी, मैं रिमी से मिलने आई हूँ। मैं उसकी ट्यूशन टीचर हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? मैडम, आप अंदर जाइए, रेमी बेटिया आपको अंदर मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। उसके बाद संध्या घर की अंदर जाती है। वो इतनी आलीशान घर देखकर चौंक जाती है। तब रोहित वहाँ पर आता है। वो संध्या को देखकर उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। क्या लड़की है यार, उसे तो बात करनी ही पड़ेगी। हेलो, आप कौन? जी मेरा नाम संध्या है, मैं रिमी की ट्यूशन टीचर हूँ। मैं यहाँ रिमी को पढ़ाने आई हूँ। अच्छा, तो आप एक टीचर है, क्या पढ़ाएंगे आप रिमी को? सारे सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। लेकिन आप रिमी के कौन है? मैं रिमी का पापा हूँ। पापा? और आप? जी हाँ, और ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं आप मुझे? शायद आप ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में शादी कैसे कर ली। हाँ हाँ, कैसे कर ली? दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी नहीं हुई है? तो फिर रिमी कैसे? हेलो मैम। हेलो रिमी। मैम, ये मेरी भैया है। ओह भैया। जी, आखिर बड़ा भाई बाप के बराबर तो होता है ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स होता है। रिमी, तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी है, मन लगा कर पढ़ना, तंग मत करना उन्हें। इन साहब से तो बचकर रहना पड़ेगा। उधर प्रिया क्लब में तुषार नाम की एक लड़के को देखती है। वो क्लब में गाना गाता है। तुषार की आवाज और स्टाइल को देखकर प्रिया उसको पसंद करने लगती है। शो खत्म होने के बाद प्रिया तुषार को मिलती है। हाय, आई एम प्रिया। बहुत नाम सुना है आपके बारे में। मेरा नाम? मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, तो फिर आपने कैसे सुन लिया? मैं तो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ और आज ही तो यहाँ गाने गाने का चांस मिला है, तो एक्सक्यूज मी। अरे नाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो जाएगा। हम जो मिले हैं आपको, देखना हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। प्लीज, मेरा नेक्स्ट शो का वक्त हो रहा है, आप मुझे जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी। जाओ बच्चों, अब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखती हूँ कि तुम मुझसे पीछा कैसे छुड़वाते हो। अगले दिन सुबह संध्या फिर से रिमी को पढ़ाने आती है। तब रोहित घर में अकाउंट चेक कर रहा था। वो पैसे गिन रहा था। वो जानबूझकर कुछ पैसे नीचे गिरा देता है। वो पैसे आकर प्रिया की कदमों में गिरता है।
ओहो, पैसे गिर गए। ये पैसे आपकी कदम चूम रहे हैं। इन्हें उठाने में मेरी मदद नहीं करोगी? देखिए, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों को उठाने की लालच में खुद गिर जाती है। सो एक्सक्यूज मी। ये तो बहुत डिफरेंट किस्म की लड़की है। इसको पटाना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ भैया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कितना कोशिश कर रहा हूँ संध्या, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। माँ, मेरा और घर का पूरा खर्चा तुम करती आ रही हो। एक बड़ा भाई होकर मैं तेरे लिए और इस घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। भैया, क्या हुआ जो घर की खर्चा मैं कर रही हूँ? आपको नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। कोशिश और मेहनत तो आप कर ही रहे हो। जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब आप मुझे और माँ को एक अच्छी सी होटल में खाना खिला देना। क्यों माँ, मैं सही बोल रही हूँ ना? रोहित सर, रिमी, आप दोनों यहाँ? आज टीचर्स डे है ना, रिमी आपको गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए आना पड़ा। लेकिन आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? मैं तो ट्यूशन लेने आपके घर आ रही थी ना। रिमी मुझे वहाँ पर गिफ्ट दे देती। नहीं मैम, गिफ्ट तो घर आकर दिया जाता है ना। ऐसे मेरे भैया कहते हैं। हम आपको यहाँ गिफ्ट दे दें या अंदर चल कर दें? ओह, आई एम सॉरी। आइए, आप दोनों अंदर आइए, प्लीज आइए। माँ, ये रोहित सर है और ये रिमी। मैं रिमी को ट्यूशन करती हूँ। बैठो ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मैम, ये आपके लिए। हैप्पी टीचर्स डे मैम। ये मेरी भैया की पसंद की गिफ्ट है। थैंक यू रिमी। रोहित सर, ये लीजिए आपकी गिफ्ट। क्यों, गिफ्ट पसंद नहीं आई क्या? देखिए, अगर आप अपनी हरकतें बंद नहीं किए ना तो मैं आपकी शिकायत आपकी माँ से करूँगी। तो शौक से कीजिए ना। अरे, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे शिकायत मेरे माँ से करें और माँ आपके बारे में मुझे सवाल करे। क्या कहेंगे आप उन्हें? यही कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट रबिश, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं आपकी कोई भी सवालों का जवाब देना नहीं चाहती, समझे आप? इसलिए आप मेरा पीछा करना छोड़िए। ऐसे ही दिन बीतता है। अरे वाह रिमी, तुमने तो इस बार बहुत अच्छी परसेंटेज रखी हो, 91%। लगता है कि मेरी बेटी अब पढ़ने लगी है। ये तो संध्या टीचर की कमाल है पापा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। नहीं रिमी, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। जो भी हो बेटी, तुम्हारी वजह से ही रिमी का रिजल्ट अच्छी आई है। अरे, रोहित भी आ गया। रोहित बेटा, देख, इस बार रिमी को 91% मार्क मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस रिमी। ऐसा देखा जाए तो इसके पीछे संध्या जी का बहुत बड़ी हाथ है। कितनी अच्छी से पढ़ाती है हमारी रिमी को। एक्सक्यूज मी सर, मैडम, मुझे अभी जाना होगा। मुझे और एक जगह पे भी ट्यूशन लेना है। अच्छा ठीक है बेटी। रोहित, संध्या को बाहर तक छोड़कर आ जा बेटा। क्या हुआ, अब माँ से मेरे शिकायत नहीं की? शिकायत करने की अब कोई फायदा नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि मैं रिमी का ट्यूशन करना बंद कर दूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5,000 महीने की नुकसान हो जाएगा। तो होने दो, कम से कम आपसे तो छुटकारा मिल जाएगा मुझे। आप 5,000 महीने नुकसान की सोच रही हो? अरे, मैं तो आपके कदमों में पूरा 5,000 करोड़ की मित्तल इंडस्ट्री रखना चाहता हूँ, और आप है कि मुझसे पीछा छुड़वाने की सोच रही हो। मिस्टर रोहित, आपकी 5,000 करोड़ की मित्तल इंडस्ट्री आपको मुबारक। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोल प्रिया। माँ, मैं कल मुंबई वापस आ रही हूँ। शाम को 4 बजे मेरी फ्लाइट लैंडिंग होगी। ठीक है बेटा, तू आ जा। हम सब कल 4 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे तुम्हें पिक करने के लिए। क्या तू सच में कल मुंबई जा रही है प्रिया? हाँ यार, अब तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है, तुषार को पटाने के लिए मैं फेल हो गई। फेल? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुषार से कितना प्यार करती हूँ, और वो है कि मुझे दिखता ही नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जिसको चाहूँ वो मुझे ना मिले, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। शादी के बाद तो वो मुझे अपनाएगा ना। अरे अरे, तू तो शादी तक पहुँच गई। हाँ, मुझे अब पता चला
कि मैं तुषार के बिना नहीं रह सकती। और कुछ लड़के अच्छे बॉयफ्रेंड होते हैं तो कुछ अच्छे हस्बैंड बनते हैं, और ये तुषार अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है। और ऐसे भी माँ पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं, और तुषार से अच्छा दामाद उन्हें और कहीं पे भी नहीं मिल सकता। दौलत के अलावा उसके पास सब कुछ है, और दौलत हमारे पास बहुत है। दैट्स ग्रेट प्रिया, तू तो सच में पागलों की तरह तुषार को चाहने लगी है। भगवान करे तुझे तेरा प्यार मिल जाए। प्रिया की माँ पापा और रोहित प्रिया को रिसीव करने एयरपोर्ट आए हुए थे। हाय तुषार। संध्या तुषार को देखकर उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे की गले लगते हैं। ये देखकर रोहित और प्रिया हैरान होते हैं। उन दोनों की आंखों की सामने से ही तुषार और संध्या चले जाते हैं। माँ, ये देखो कौन आया है। अरे तुषार बेटा, तू कब आया? आज ही दिल्ली से आया, और आते ही सबसे पहले आप लोगों से मिलने चला आया। अच्छा किया तुमने जो पहले यहाँ आ गया। मैं आज खीर बनाई है, तू खाकर जाना, तुझे बहुत पसंद है ना? जी आंटी, ये मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया था, इसे आप रखिए। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, तू वापस आ गया, बस हमारे लिए यही काफी है। संध्या, तुषार को कमरे में लेकर जा, मैं अभी उसके लिए खीर लेकर आती हूँ। संध्या, तुम्हारे लिए छोटी सी गिफ्ट। जी तो करता था कि दिल्ली से तुम्हारे लिए बहुत सारे चीजें लेकर आऊं, लेकिन क्या करूं, जेब में पैसे कम थे। तुषार, मेरे लिए तुम वापस आ गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। मुझे और किसी भी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर तुषार खुशी से संध्या को गले लगाता है। उधर रोहित संध्या के बारे में सोचकर परेशान था। तब आलोक वहाँ आते हैं। क्या हुआ है रोहित, तुम आज कुछ परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो हुआ है, प्रिया तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, कुछ कंफ्यूजन सा है। एक काम कर, प्रिया से एक बार मिल ले, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तेरी माँ उससे अपॉइंटमेंट लिया है 5 बजे का, जा उससे मिलके आ जा। मेरा प्रिया से मिलने का मूड नहीं है पापा। अरे एक बार उससे मिलके आ जा, अगर तुझे प्रिया पसंद आई तो बात आगे बढ़ाएंगे, वरना शादी की बात यहीं पे खत्म। सच पापा? हाँ बिल्कुल सच। थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। उसके बाद रोहित प्रिया से मिलने सिटी मॉल जाता है। देखो, मुझे तुमसे मिलने यहाँ आने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस मैं अपनी माँ के कहने पर यहाँ आई हूँ, और शादी तो बहुत दूर की बात है। आपसे शादी मैं भी करना नहीं चाहता, मैं खुद किसी और को पसंद करता हूँ, सो प्लीज रिलैक्स। अच्छा, तो कर लो उससे शादी और मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन मैं जिस लड़की को चाहता हूँ वो किसी और को पसंद करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है। क्या? एक बात प्रिया, कल जब तुम एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी तब तुम्हारे साथ एक लड़का था, कौन था वो? वो तुषार था, मेरा प्यार, मेरा लव। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक लड़की जो तुषार को कल गले मिल रही थी उसका नाम संध्या है, और उससे मैं प्यार करता हूँ। क्या? व्हाट ए कोइंसिडेंस। प्रिया, अगर तुम मेरे साथ दोगे तो हम हमारा प्यार पा सकते हैं, उन दोनों को अलग करके। क्या बोलती हो? जरा सोचो, उन दोनों को अलग करके मेरे साथ संध्या का जोड़ी और तुम्हारे साथ तुषार की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। हाँ रोहित, तुम सच कह रहे हो। हमें हमारा प्यार हासिल करने के लिए तुषार और संध्या को अलग करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी उनको अलग करने में। ये मिशन आज से ही हम लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, इसी बात के लिए एक एक पेग हो जाए। Cheers! लेकिन यार रोहित, संध्या और तुषार को अलग करने के लिए पहले हमें हमारी शादी की तलवार जो हमारी गले में लटक रही है उसे तोड़ना पड़ेगा यार। उसका भी प्लान है मेरे पास। कल मेरा बर्थडे है, कल के दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसे देखकर हम दोनों के पेरेंट्स शादी के लिए मना कर देंगे। तुम बस देखती जाओ। अगले दिन शाम को रोहित की बर्थडे पार्टी को प्रिया और उसके फैमिली आए हुए थे। साधना संध्या को भी पार्टी में बुलाई थी। उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। रोहित उसकी बर्थडे केक काटने के बाद एक अनाउंसमेंट करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, may I have your attention please?
मैं आप सबसे एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ। माँ, पापा, आप हमेशा मुझे ये पूछ रहे थे ना कि मेरे दिल में कोई है या नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद है या फिर नहीं, और मैं आपको हमेशा टालता रहता था और आप दोनों से ये कहता था कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। माँ, पापा, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई है। मुझे लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और वो लड़की आज इस पार्टी में मौजूद है। संध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रोहित की बातें सुनकर संध्या गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, और सब रोहित की बातों से हैरान होकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें देखकर रोहित और प्रिया मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। बहन जी, रोहित और किसी को चाहता है, ये बात आपने हमसे छुपाई कैसे? मैं तो कहती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आप ही है। आपने ही उसे लाड़ प्यार देकर बिगाड़ कर रखा है। भाभी जी, आप आलोक का दोष क्यों देते हो? आपने और आलोक ने जो भी कुछ किया था ये हम दोनों के परिवार के भले के लिए ही किया था। आलोक को क्या पता था कि रोहित किसी और से प्यार करता है, इसलिए जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अगर शादी के बाद ये सब पता चलता तो कितना बुरा होता। ये तो शुक्र है भगवान की जो उन्होंने सबको बचा लिया, वरना क्या हो जाता। अब ये शादी की बात यहाँ पे खत्म करते हैं। आप ठीक कह रहे बहन जी, आज जमाना बदल गया है। बच्चों को उनकी खुशी से, उनकी पसंद से शादी करना चाहिए, उसमें सबकी भलाई है। ये बात सुनकर रोहित और प्रिया खुश हो जाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट रोहित। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों का रिश्ता टूट गया। हाँ सुनो, मेरे दिमाग में एक प्लान है। कल मैं माँ पापा को संध्या के घर शादी का रिश्ता लेकर भेजूंगा। वो तो तुषार से प्यार करती है, इसलिए वो तो ये रिश्ता इनकार कर देगी ना। उसकी इनकार करने से क्या होता है? जब मित्तल इंडस्ट्री का एक लौता बारिश उनके घर रिश्ता लेकर जाएगा तो उनकी जमीन हिल जाएगी, वो सब खुश हो जाएंगे। उसके अगले दिन आलोक और साधना शादी का रिश्ता लेकर संध्या के घर जाते हैं। हमारी संध्या की बहुत अच्छी किस्मत है जो आप आपके बेटे के रिश्ते उसके साथ करवाना चाहते हैं। हम सब तो धन्य हो गए। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। लेकिन संध्या तो इस रिश्ते के लिए खुश है ना? उसकी भी हाँ ही होगी। माँ अभी उससे बात करने गई है, आती ही होगी। माँ, तुम उन्हें शादी के लिए मना कर दो। लेकिन बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आएंगे ना। आए माँ, माँ तुम तो जानती हो कि मैं तुषार से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, तुषार अच्छा लड़का है, लेकिन रोहित तो। ओ माँ प्लीज, तुम रोहित सर का नाम मेरे सामने मत लो। संध्या बेटा, सगुन का एक कंगन तो देख, कम से कम 5-6 लाख की होगी। रोहित से शादी करके तू राज करेगी, राज। संध्या, तेरी घर में रोशनी होगी तो इस घर की अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगी बेटा। माँ, तुम इस घर के अंधेरे को दूर करने के लिए मेरी जिंदगी में आग लगाना चाहती हो। क्या कहा संध्या ने? उसने हाँ कर दिया है ना? बहन जी, हमें कुछ समय का वक्त चाहिए। दरअसल संध्या की शादी और कहीं पे तय हो चुकी है, उन्हें समझाना होगा। इसलिए अब आप एक कंगन आपके साथ ले जाइए। सुनिए बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इंतजार करेंगे और ये कंगन आप अपने पास ही रखिए। हम इसे आपकी बेटी के साथ घर लेकर ही आएंगे। उधर तुषार गाना गाने की ऑडिशन देता है। उसका आवाज और गीत सबको पसंद आती है। सब उसकी गाना सुनकर तालियां बजाते हैं। संध्या, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है, लोगों को मेरा गाना इतना पसंद आया कि डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट कर दिया है और अच्छा अमाउंट भी मिला है मुझे। सो लेट्स सेलिब्रेट। मैं ठीक शाम को 4 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बाय। बधाई हो तुषार, तुम तो स्टार बन गए। ये तो तुम्हारी ही मेहरबानी है प्रिया, अगर तुम चांस ना दिलाते तो। कैसे नहीं दिलवाती तुषार, तुम्हारी आवाज ने तो मुझे दीवानी बना दिया है। एनीवे, पार्टी कहाँ पर दे रहे हो? पार्टी? लेकिन वो। लेकिन बेकिन कुछ नहीं तुषार, मैंने होटल ग्रीन पार्क में टेबल बुक कर दिया है, इसलिए आज के शाम
मेरे नाम। ओके? ठीक है प्रिया। कहीं जाना है क्या तुझे बेटी? हाँ माँ, तुषार आने वाला है, मैं उसकी ही इंतजार कर रही हूँ। तब रोहित और संध्या की भाई शेखर वहाँ पर आते हैं। माँ, संध्या, एक खुश खबर है। मुझे रोहित सर ने उनके कंपनी में जॉब दिए हैं। महीने 50,000 रुपए तनख्वाह है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। रोहित बेटा, तुम जुग जुग जियो। भगवान करे तुम्हारी हर मुरादें पूरी हो। माँ जी, मेरी अब एक ही मुराद है कि इस खुशी को सेलिब्रेट करने हम सब डिनर के लिए होटल ग्रीन पार्क जाएं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि तुषार आने वाला है। तुषार को आना होता तो वो कब का आ गया होता। किसी काम में वो फंस गया होगा। चल ना संध्या, मुझे इतने महीनों के बाद जॉब मिली है, चल उसे सेलिब्रेट करते हैं। शेखर की बात सुनकर संध्या होटल जाने के लिए मान जाती है। सब मिलकर होटल ग्रीन पार्क जाते हैं। तब वो सब वहाँ पर तुषार और प्रिया को देखते हैं। ये देख संध्या, तू जिस तुषार का घर पर इंतजार कर रही थी, वो किसी और लड़की के साथ यहाँ हंस हंस कर बात कर रहा है। संध्या तुषार को प्रिया के साथ देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये तो प्रिया है, करोड़पति बाप की एकलौती बेटी। मैं उसे जानता हूँ। संध्या, चलो उनसे मिलते हैं। संध्या, तुम यहाँ? क्यों? अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ऐसे प्रिया, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। आज तुषार का गाना रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए वो मुझे उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने यहाँ लेकर आया है, सिर्फ और सिर्फ मुझे। तुषार, कामयाबी की पहली सीढ़ी बहुत बहुत मुबारक। और मैं तो चाहती हूँ कि तुषार कामयाबी की उस ऊंचाई पर पहुँच जाए जहाँ पर कोई उसे छू ना सके। उतनी ऊंचाई पर भी ना पहुँच जाना तुषार कि जहाँ पर तुम्हें नीचे देखने के लिए भी डर लगने लगे। सो एक्सक्यूज मी। संध्या, मेरी बात तो सुनो। संध्या। ये सब देखकर रोहित और प्रिया खुशी से हंसने लगते हैं। वाह! अरे यार रोहित, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या टाइम पे तुमने एंट्री मारा। मैं यहाँ रेस्टोरेंट में तुषार के साथ पहुंची और ठीक उसी समय तुमने संध्या और उसकी फैमिली को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच गए। यू आर टू गुड मैन। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों अगर ऐसे ही साथ में मिलकर प्लान बनाते रहे तो तुषार और संध्या को अलग करने में हम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम ठीक कह रही हो प्रिया। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब हम तुषार और संध्या को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे। मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई तुम्हें छू ना सके। उसका इशारा मेरी तरफ ही था। मैं सब समझती हूँ। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ तुषार। संध्या, तुम प्रिया की बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। प्रिया सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बस। जब ऊपर वाला कोई मौका देता है तब इंसान को इंसान का जरिया बनाता है। आज देखो ना, प्रिया की वजह से मुझे कितना अच्छा चांस मिला है एक म्यूजिक कंपनी में। मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ है, मेरा म्यूजिक एल्बम निकलने वाला है। लेकिन मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती है तुषार। जब देखो वो तुम्हारे साथ चिपकती रहती है। ये बात मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? अपने प्यार पर तो भरोसा है ना? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, समझी? अगर हम दोनों के बीच कोई आया ना तो मैं उसकी मुंह नोच लूंगी और साथ में तुम्हारी भी। एक मिनट प्रिया, मेरी दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? तुम तुषार को एक बड़ी सी म्यूजिक कंपनी में गाना गाने का चांस दे दो। इस बात का हम फायदा उठाते हैं। क्यों ना हम तुम्हारे और तुषार का न्यूज़पेपर में प्यार का झूठा अफवाह फैला देते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? जबरदस्त यार। तुम्हें ऐसी आइडिया कहाँ से मिलती है? यार, तुम जब साथ में होती हो तब ऐसी वैसी आइडिया मेरे दिमाग में आ ही जाता है। हाँ, उधर संध्या और उसके घर वाले जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब उनके घर में सबका बम फूटेगा। बहुत मजा आएगा। रोहित, तुम आज ही न्यूज़ छपवा दो। उसके अगले दिन रोहित प्रिया और तुषार की झूठी प्यार की खबर न्यूज़पेपर में छपवा देता है, जिसे पढ़कर संध्या की घर वाले हैरान और गुस्सा हो जाते हैं। एक सिंगर तुषार को एक करोड़पति बाप की बेटी प्रिया ने चांस दिलाई
और खुफिया सूत्रों से ये पता चलता है कि उन दोनों के बीच प्यार का मामला है। देखा संध्या, एक एल्बम क्या मार्केट में निकल गया, उन दोनों के बीच इश्कबाजी शुरू। अरे ये फिल्म वाले तो होते ही ऐसे ही। लेकिन मेरा तुषार ऐसा नहीं है भैया। प्रिया और तुषार सिर्फ एक दोस्त है। उन दोनों के बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। संध्या बेटा, तू कितनी भोली है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उनके बीच कुछ ना कुछ होता जरूर है। तब रोहित वहाँ आता है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप लोग इतने बहस क्यों कर रहे हो? क्या ठीक है बेटा, अब तू ही समझा इस लड़की को। रोहित सर, ये देखिए आज की पेपर में क्या छपा है। ऐसे न्यूज तो हर दिन छापते रहते हैं। अगर ऐसे न्यूज नहीं छपेगा तो पेपर कौन खरीदेगा? देखो संध्या, अगर दो दिलों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो उसे फौरन क्लियर कर देना चाहिए। तुम्हें पेपर लेकर चलो तुषार के पास और उसे पूछकर सारी बात क्लियर कर लो। हाँ बेटी, रोहित ठीक कह रहा है। तू जा उसके साथ और तुषार से पूछ कि आखिर सच्चाई क्या है। सुनो प्रिया, मैं संध्या को लेकर 20 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तुम सब कुछ संभाल लेना। उसके बाद संध्या रोहित के साथ जाती है। तुषार, तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे डांस कराना सिखाओगे, तो चलो सिखाओ। अभी सीखोगी? हाँ हाँ अभी, चलो। उसके बाद प्रिया और तुषार डांस करने लगते हैं। तब वहाँ पर रोहित और संध्या पहुँचते हैं। संध्या तुषार को प्रिया के साथ डांस करता हुआ देखकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। संध्या, तुम यहाँ आ गई हो तो पूरी बात समझ लो। तब प्रिया और तुषार डांस खत्म करके बाहर आते हैं। वाओ, नाइस कार। कब ली तुमने? आज ही तुम्हारे लिए खरीदी है तुषार। मेरे लिए? तुम्हारी कामयाबी का पहला तोहफा मेरी तरफ से। मगर प्रिया, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी डार्लिंग। चलो आज इस कार में हम दोनों लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं। चलो ना यार। ठीक है, चलो। अरे तुषार टैलेंटेड लड़का था, चांस नहीं मिल रहा था, दिलवा दिया। ये बात समझ में आता है। तुषार के पास रहने के लिए घर नहीं था, बंगला खाली पड़ा था, दे दिया दोस्ती के खातिर। ये बात तो समझ में आता है। लेकिन 20 लाख की कार कोई किसी को यूं ही दे दे, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर संध्या रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो संध्या? एक काम करते हैं, प्रिया और तुषार की गाड़ी का पीछा करते हैं। लेकिन वो दोनों तो आगे निकल गए। हम उनका पीछा करते हैं। अगर वो लोग हमें नहीं मिले तो तुम तुषार को कॉल करके पूछ लेना कि वो कहाँ पर है। रोहित की बातें सुनकर संध्या तुषार और प्रिया की कार की पीछा करती है। कुछ दूर जाने के बाद संध्या तुषार को फोन करती है। संध्या का फोन? अगर संध्या को पता चला कि मैं प्रिया के साथ हूँ तो फिर मुझे वो शक करेगी। उसे झूठ बोल देता हूँ। हेलो संध्या, बोलो। तुषार, तुम कहाँ हो? मैं स्टूडियो में हूँ संध्या, मेरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है। ये बात सुनकर संध्या दुखी हो जाती है और फोन काट देती है। तुषार ने मुझे झूठ बोला। वो प्रिया के साथ है, लेकिन मुझे बोल रहा है कि वो स्टूडियो में है। क्या हुआ संध्या? तुषार ने क्या कहा? कुछ नहीं, आप तुषार और प्रिया की कार का पीछा करते रहिए। रोहित संध्या की बात मानकर तुषार और प्रिया की कार का पीछा करता रहता है। तब अचानक से जोरों की बारिश होती है। तब तक शाम की 7 बज चुके थे। ओह शिट, अभी इस बारिश को होना था। प्रिया, बहुत जोर से बारिश हो रही है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। चिल तुषार, तुम हर बात पर इतनी टेंशन क्यों लेते हो? सिर्फ बारिश ही तो हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ रास्ते में किसी बड़े पेड़ के पास कार को पार्क करते हैं और हम दोनों पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगा हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद तुषार रास्ते में एक पेड़ के पास कार को रोकता है और दोनों कार से बाहर निकलते हैं। वाह, कितनी अच्छी लग रही है ना बारिश। मुझे तो इस बारिश में नाचने को मन कर रहा है। तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? इतनी तेज बारिश में भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अरे तुषार, कुछ नहीं होगा। बचपन से मेरी आदत है बारिश में भीगने की, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। मैं तो अभी जा रही हूँ बारिश में भीगने के लिए। ऐसे कहकर प्रिया बारिश में भीगकर नाचने लगती है। तुषार, तुम भी आओ ना, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं,
मैं नहीं आऊंगा। चलो ना यार। उसके बाद प्रिया रोहित को खींचकर बारिश में भीगने के लिए लाती है। वो दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं। डांस करते करते प्रिया तुषार की गले लग जाती है और उसकी गाल पर एक किस देती है। ये सब संध्या देख लेती है और वो गुस्सा हो जाती है। वो तुषार की पास आकर उसे एक चांटा मारती है। संध्या, तुम यहाँ? हाँ, मैं अगर यहाँ नहीं आती तो तुम्हारी कारनामे अपनी आंखों से कैसे देखती? संध्या, मेरी बात सुनो। तुम जो देख रही हो, जो सोच रही हो, वो सच नहीं है। क्या सच नहीं है तुषार? तुम्हारी मुंह में ये लिपस्टिक की दाग लगना क्या सच नहीं है? रात के 9 बजे इस लड़की की गले लगना सच नहीं है? इतनी जोरों की बारिश में इसके साथ डांस करना क्या सच नहीं है? मुझे झूठ बोलकर इस लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाना क्या ये भी सच नहीं है? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है तुषार। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? बोलो तुषार, तुमने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? मेरी बात तो सुनो। लेट मी एक्सप्लेन। नहीं, मैं अब तुम्हारा कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। आज के बाद मुझसे तुम मिलने की कभी कोशिश मत करना। कभी अपना शकल नहीं दिखाना। समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। संध्या, क्या हुआ बेटी? तुषार से बात की? माँ, मेरी रोहित सर से शादी के लिए हाँ है। आप लोगों को जैसा ठीक समझे आप वैसे ही कीजिए। प्रिया, एक गुड न्यूज है। संध्या के साथ मेरी शादी पक्की हो गई है। उसने शादी के लिए हाँ कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब मेरी लाइफ तुषार के लिए एकदम क्लियर है। एग्जैक्टली। चलो आज पार्क में मिलकर हमारी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ यार, सेलिब्रेट तो करना बनता है ना। मैं अभी पार्क में पहुंचती हूँ। उसके बाद प्रिया खुशी से नाचने लगती है और कुछ समय के बाद वो रोहित से मिलने पार्क जाती है। ओह प्रिया, वी आर डन इट। हमने कितनी आसानी से संध्या और तुषार को अलग कर दिया ना। हाँ यार, फाइनली तुम संध्या की हो जाओगे और मैं तुषार की हो जाऊंगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे की गले लगते हैं। लेकिन रोहित, हमारे दोस्ती का क्या होगा? संध्या तो हमें कभी मिलने नहीं देगी। शी रियली हर्ट्स मी। अब क्या होगा रोहित? और तुषार भी मुझे बहुत नफरत करता है। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि हम दोनों मिले। घर पहुंचकर रोहित और प्रिया एक दूसरे की प्यार का एहसास करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रोहित से प्यार करने लगी हूँ? इसलिए तो उससे दूर होने का डर लगने लगा है मुझे। लेकिन मैं अपने प्यार की इजहार रोहित से कैसे करूं? क्योंकि रोहित तो संध्या से प्यार करता है। अब जाकर मुझे ये पता चला कि संध्या से नहीं, मैं प्रिया से ही प्यार करता हूँ। संध्या तो मेरी एक अट्रैक्शन थी, लेकिन आज जब मुझे प्रिया से बिछड़ने का समय आया तब मुझे पता चला कि मैं तो संध्या से नहीं प्रिया से प्यार करता हूँ। लेकिन मैं ये बात प्रिया से कैसे कहूँ, क्योंकि वो तो तुषार से प्यार करती है। अगर मैं उसको अपनी प्यार का इजहार करूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं अब क्या करूं? उसके अगले दिन तुषार संध्या से मिलने उसकी घर आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे सामने कभी मत आना। संध्या, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। तुम चले जाओ यहाँ से। संध्या, तुम्हें याद है तुम एक दिन मुझे बोली थी कि कोई अगर हमारे बीच में आएगा तो तुम उसका मुंह नोच दोगी। अब तुम्हारी शक हमारे दोनों के बीच में आ रहा है। संध्या, तुम उसे नोच कर बाहर फेंक दो। आंखों से देखी हुई बात शक नहीं होता तुषार। आंखों का देखा गलत तो हो सकता है। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। संध्या, क्या समझाओगे मुझे? तुम्हारे पास 20 करोड़ का कार होना समझा सकते हो मुझे? उस रात मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम प्रिया के साथ थे। तुम मुझे झूठ बोलकर प्रिया के साथ लॉन्ग ड्राइव में गए। समझा सकते हो मुझे? इतनी जल्दी नाम, पैसा, घर, गाड़ी मिल गया, ये बात भी समझा सकते हो मुझे? सच तुषार,
प्रिया ने तुम्हें इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि जहां मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हें यहाँ समझाने आया था संध्या, लेकिन मैं ही गलत था। जब दो दिलों के बीच भरोसा ही नहीं रहा तब कहने और सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जाओ संध्या, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक। रोहित के साथ हमेशा खुश रहो। आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रोहित से मुझे प्यार हो गया। लेकिन तुम तो तुषार को चाहती थी ना। वो मेरी नादानी थी, मेरी बचपना था। ये बस एक अट्रैक्शन था। जैसे मैं अब रोहित के लिए फील करती हूँ, इसे मैं तुषार के लिए कभी फील नहीं किया। क्या फील कर रही हो तुम रोहित के लिए? समथिंग इन हियर, एक दर्द, एक तड़प। यू नो, जब रोहित मेरे साथ था मुझे एहसास ही नहीं हुआ, और आज जब वो किसी और का होने जा रहा है तो उससे खोने का डर मुझे खाए जा रहा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सजा मिल रही है मुझे दो दिलों को तोड़ने की, उन्हें अलग करने की। इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। आई डिजर्व इट। रो मत प्रिया, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान ने ही तो जोड़ियां बनाते हैं, बस तुम उन पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रोहित, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं प्रिया, जैसे जैसे शादी का दिन करीब होते जा रहा है मुझे टेंशन हो रहा है। अच्छा, लेकिन क्यों? जैसे तुम्हारी शादी तुषार के साथ तय होगी ना, तभी तुम्हें पता चलेगा। खैर छोड़ो, दिन तारीख तय हुआ कुछ तुम्हारी शादी के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक बात पूछूं प्रिया? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? गेस करो प्रिया, अगर संध्या मेरी जिंदगी में आई नहीं होती और तुषार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया होता तो क्या तुम मुझे शादी कर लेती? I mean, सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पर? अगर मैं हाँ कर देती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? बिल्कुल कर लेता, क्योंकि हमारे ख्यालात इतने मिलते जुलते हैं कि पहले ही नजर में हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर दिए होते। लेकिन हकीकत तो कुछ और है। तुम संध्या को चाहते हो। और ऐसे तुम भी तो तुषार को चाहती हो ना? अरे रोहित प्रिया, तुम दोनों यहाँ हो, नीचे संगीत चल रही है और सब तुम लोगों को पूछ रहे हैं। चलो तुम दोनों नीचे चलो। क्या हुआ रोहित, कल तुम्हारा शादी है और तुम आज इतने चुपचाप बैठे हो? नहीं पापा, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं बेटा, कुछ तो है। हम बाप बेटे बाद में है, पहले हम दोनों अच्छे दोस्त थे और दोस्ती का असूल यही है कि दोस्ती में कभी झूठ बोला नहीं करते, इसलिए सब कुछ सच सच बोलो। क्या बात है? नहीं पापा, कुछ नहीं है, कल शादी है ना, इसलिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट है। ये एक्साइटमेंट वाली शक्ल है ही नहीं, तेरा चेहरा देखकर यही लगता है कि तेरे जुबान पर कुछ और है और तेरे दिल पे कुछ और। बेटा, मेरा तजुर्बा यही कहता है कि कुछ बातें ऐसे होती है जो कह देना चाहिए, और अगर ना कहा जाए तो वही बात सारी जिंदगी एक कांटा बनकर चुभती रहती है। क्या बात है, बोलो बेटा। पापा, मैं संध्या से शादी नहीं कर सकता। उसके बाद रोहित आलोक को सारी बात बताता है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। आई एम रियली सॉरी। इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा भूल मेरे बेटे ने किया? ये सब एक गलती नहीं है, ये गुनाह है, गुनाह। तुमने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया, शायद इसलिए तुम्हें भगवान ने ऐसी सजा दी है कि तुम अभी प्रिया को चाहने लगे हो और प्रिया तुषार को चाहती है। ये ऊपर वाला की सजा है तुम्हारे लिए। पापा, आई एम सॉरी, प्लीज हेल्प मी। हेल्प? तुम्हारे लिए? नेवर। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी मदद करता रहा, तुम मनमानी करते रहे, लेकिन अब नहीं करूंगा। तुमने प्रिया से रिश्ता तोड़ना चाहा, मैं खामोश रहा। मैंने तुम्हारी मदद की। तुमने संध्या से शादी करना चाहा, मैं खुशी खुशी वहां तुम्हारा रिश्ता लेकर चला गया। मैंने हर कदम पर तेरा साथ दिया है, तुम्हारा मदद किया है, लेकिन आज मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि कल अगर संध्या के घर बारात नहीं गई तो वो लड़की हमेशा के लिए दुखी हो जाएगी।
उसके बेगुनाह माँ भाई दुनिया में किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे। मैं ऐसा क्यों होने दूं? नहीं रोहित, तुम्हें संध्या से शादी करना ही होगा और हर हालत में शादी करना होगा। और ये एक दोस्त के राय नहीं है, एक बाप का हुक्म है जो तुझे मानना ही होगा। समझा तू? अगले दिन शादी में तुषार संध्या के घर आता है। उसे देखकर संध्या की माँ तुषार के पास आती है। तुषार बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? और ये बैग के साथ तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ जी, मैं इस शहर छोड़कर जा रहा हूँ। दिल नहीं माना, इसलिए सोचा बस एक बार मैं आप लोगों को मिलकर जाऊं। संध्या कहाँ है? उसे भी मिलना चाहता हूँ। वो ऊपर कमरे में है, जाओ उससे मिल लो। तब तुषार रोहित को देखता है। वो रोहित के पास जाता है। रोहित, तुम्हें शादी की बहुत बहुत मुबारक। तुषार, जो हुआ उसके लिए क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगे? कहते हैं कि जोड़ी आसमान में बनती है, भगवान बनाते हैं। मेरी किस्मत में संध्या नहीं थी, शायद इसलिए भगवान ने आपको उसकी जिंदगी में भेज दिया। लेकिन तुषार, मैंने संध्या को तुमसे छीना है। आज मेरे वजह से वो तुम्हें बेवफा समझती है। रोहित, एक गलतफहमी कभी दूर होने मत दीजिएगा, वरना संध्या अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। ऑल दी बेस्ट। तुम मुझे यहाँ मुबारकबाद देने आए हो या ये देखने आए हो कि तुम्हारी बेवफाई क्या रंग लेकर आई है? कह लो संध्या, जो भी कहना चाहती हो कह लो। तुम्हें कहने का पूरा हक है। मुझे खुद पता नहीं था कि मैं इतना बुरा आदमी हूँ। नहीं तुषार, जरूर मेरी प्यार में कोई कमी रह गई होगी जिसे प्रिया ने पूरी की और तुम उसकी हो गए। और आज तुम रोहित की होने जा रही हो। शादी बहुत बहुत मुबारक संध्या। आई हेट यू तुषार, आई रियली हेट यू। मैं तो तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं हूँ। मुझे तो तुम भूल ही जाओ तो अच्छा है। मैं वादा करती हूँ तुषार, बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी दिल की गहराइयों से नोच के फेंक दूंगी। तुषार कमरे से बाहर आकर रोने लगता है। तभी उसको किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो रोने की आवाज की तरफ जाता है। तब वो प्रिया को रोता हुआ देखता है। क्या हुआ प्रिया? ये तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रही है? आंसू तो मेरी किस्मत में लिखी है। किस्मत तो बदलना चाहती थी तुम दोनों की, लेकिन खुद अपनी किस्मत बिगाड़ बैठी। प्रिया, तुम तो जो चाहती थी वही हो रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश कैसे हो सकती हूँ तुषार? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो आज किसी और का होने जा रहा है। क्या तुम रोहित से प्यार करती हो? हाँ तुषार, मैं रोहित से प्यार करती हूँ, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसे खो बैठी थी। वाह प्रिया वाह, मेरी जिंदगी तो बर्बाद की तुमने और साथ में खुद की भी कर बैठी। ये तुमने क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम दोनों को किस्मत में सिर्फ आंसू है, आंसू। उसके बाद शादी हो जाती है। संध्या, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी और मेरी इस नई जिंदगी की बुनियाद किसी झूठ पर रखना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें एक सच बताना बहुत जरूरी है। और वो सच यही है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं ही तुम्हें और तुषार को अलग किया है। संध्या, मेरी मन में प्यार की एक धुंधली तस्वीर थी। मैं समझता था कि वो तस्वीर तुम्हारी है, लेकिन वक्त के साथ जब वो तस्वीर साफ हुई तब पता चला कि तस्वीर तुम्हारी नहीं है, प्रिया की है। संध्या, आई एम सॉरी। मैं तुमसे नहीं, प्रिया से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो। उस घूंघट की पीछे प्रिया थी। वो घूंघट खोलकर रोहित की बातों से खुश हो जाती है। क्या जो तुमने कहा क्या वो सच है? स्टूपिड, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? प्रिया, तुम यहाँ? इसका मतलब मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है? हाँ,
हम दोनों की ही शादी हुई है। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी प्रिया के साथ ही हुई है। तुम्हें तो बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि ये कैसे हो गया, तुम्हारी दिल की मुराद कैसे पूरी हो गई, भगवान को तुम पर दया कैसे आ गई। तो बेटा, भगवान को तुम पर दया नहीं आई, तुषार और संध्या के ऊपर आ गई दया। तुम दो प्यार करने वालों की सच्चा प्यार ने तुम दोनों को प्यार करना सिखा दिया। इसलिए जब प्रिया अपनी दुनिया को उजड़ता हुआ देखकर रो रही थी, अपनी गुनाहों का इकरार तुषार के सामने कर रही थी, तब उस ऊपर वाला ने तुम्हारे पापा को वहां भेज दिया। तब हमें पता चला कि प्रिया तुम्हें चाहती है और तुषार संध्या को। तभी हमने ये फैसला लिया कि दुल्हन ही बदल दिया जाए। और तुम्हें खबर तक होने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि इंसान अपनी मोहब्बत खोकर कैसे मर मर कर जीता है। रोहित, तुमने और प्रिया ने हमारी जिंदगी में कई बम फोड़े हैं, एक बम हमने भी फोड़ दिया। हमने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी नहीं है, फिर भी तुम दोनों हमें माफ कर दो। किसी के दिल को दुखाना, किसी के दिल से खेलना इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। रोहित सर, 4 जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। समझ लीजिए आपके गुनाह का प्रायश्चित हो गया। इसका मतलब तुम दोनों ने हमें माफ कर दिया। अरे प्रिया बेटी, ये दोनों ने तुम दोनों को माफ भी किया और सुधार भी दिया। अरे बधाई हो सबको, बधाई हो। उसके बाद रोहित प्रिया के साथ और तुषार संध्या के साथ खुशी से रहता है। उन सब की प्यार की जित होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।